नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां मिलती है आपको खबर A to Z, क्योंकि हर खबर के पीछे एक असल खबर छिपी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज डिकोड। अब आपको लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र पर। विधानसभा का विशेष सत्र जिस मौके पर जिस वजह से बुलाया गया था वो अब पूरा हो चुका है। 2 दिवसीय विशेष सत्र में आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 76% आरक्षण को मंजूरी मिल चुकी। अनुसूचित जनजाति को 32% आरक्षण, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, अनुसूचित जाति को 13% आरक्षण, सामान्य ईडब्ल्यूएस वर्ग को 4% आरक्षण का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर 76%। विधेयक पास हो चुका है। राज्यपाल के पास इसे आज ही भेजा जाना है। यह घोषणा स्वयं मुखिया ने की है और कल से इसका लाभ मिलेगा, ऐसा दावा है। विपक्ष ने इसी दावे पर सवाल भी उठाए हैं। और इधर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो विशेष सत्र बुलाया गया, इस सत्र में मुद्दा चूंकि आरक्षण का था और इस पर हंगामे के पहले से आसार थे, तो ऐसा ही होता दिखाई पड़ा। जबरदस्त हंगामा हुआ। मंत्री शिव डहरिया और बीजेपी विधायक के बीच में धक्का मुक्की हुई। हंगामे को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए और माननीयों का यह पूरा प्रकरण आज पूरे प्रदेश में बहस का एक नया मोर्चा भी खोल गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन जमकर हंगामा हुआ। आरक्षण के मामले को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की तक की नौबत बनी। कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के बीच झड़प हो जाने के बाद दोनों विधायकों को शांत करवाया गया। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने भाजपा को आरक्षण विरोधी करार दिया और गुंडागर्दी के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। तो वो चर्चा से भाग रहे थे और जब मैं उन लोग आरक्षण के रोल में इतना उतर आए हैं कि मैं वहाँ उस तरफ जा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग अजय चंद्राकर ने और बाकी लोगों ने मुझसे धक्का मुक्की की। तो ये आरक्षण के विरोध करने वाले लोग इस स्तर पे उतर आए कि आज धक्का मुक्की भी करने लग गए। लेकिन बृजमोहन का अग्रवाल को आज उसका डोंग, उसका धमकी विधानसभा का अंदर चल रहा था, ये माफ करने लायक नहीं है। और वो भी माँ का दूध पिया है, हम लोग भी माँ का दूध पिया है। बृजमोहन अग्रवाल अपना पैसा के दम पर अपना गुंडागर्दी दिखा रहा था, उसको हम लोग डरने वाले नहीं है। इधर भाजपा विधायकों का कहना है कि चुनाव जीतने के लिए नियमों को ताक पर रखकर विधेयक लाया जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल ने नियमों का हवाला देते हुए विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। एक मंत्री कहता है मैं उधर भी आकर आप लोगों के ऊपर बैठ सकता हूँ, मेरे नेता का आदेश होना चाहिए। हम लोग भी अपनी माता के पुत्र हैं, हम लोगों में भी उद्यम है। अगर कोई हमको ऐसा चैलेंज करता है तो उसका जवाब देना हम जानते हैं। और मुख्यमंत्री ने उकसाकर उनको हमारी तरफ भेजा। सदन में माननीयों के रवैये को जनता देख रही है और आगामी चुनाव में इसका असर होना भी तय लगता है। तो माना कि मुद्दा अहम है, माना कि मुद्दा बड़ा है, माना कि प्रदेश भर की नजर है, लेकिन उसी नजर में माननीयों की ये भाषा शैली, मां का दूध पिया है, हम भी मां के बेटे हैं, इस तरह के बयान। खबर आपने देख ही ली है। सोचिए कि हमारे माननीय सदन में किस तरह का बर्ताव दिखा रहे हैं, कर रहे हैं। क्या इसके पीछे की वजह और इसका असर क्या हो सकता है, जरा इसको भी हम डिकोड करें। हमारे देश की विधानसभा और लोकसभा में स्वस्थ बहस के कई उदाहरण हमारे पास हैं। इतिहास इसका गवाह है। एक वक्त ऐसा भी रहा है जब पक्ष पक्ष के बीच में सिर्फ वैचारिक लड़ाई, वैचारिक द्वंद्व हुआ करता था। निजी रंजिश का कोई स्थान नहीं था। व्यक्तिगत संबंध अच्छे हुआ करते थे। लेकिन अब सियासी लड़ाई निजी स्तर तक जाती है, दुश्मनी में तब्दील होती दिखती है और इतना ये पूरा माहौल को बदल चुका है कि बात हाथापाई तक जा पहुंचती। माननीयों ने सदन में धक्का मुक्की कर न केवल अपने संवैधानिक पदों की गरिमा को खुद ठेस पहुंचाई, बल्कि सदन की मर्यादा का मर्डर किया, ऐसा कई लोगों को लगा। माननीयों को जनता के समक्ष अपने व्यवहार से एक आदर्श पेश करना होता है, लेकिन अफसोस की बात यह कि ऐसी खबरें हमें रिपोर्ट भी करनी पड़ती हैं, आप तक पहुंचानी भी पड़ती हैं
और फाइनली इनका फैसला, इनके असर का फैसला जनता पर ही छोड़ना होता है। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान पर राजनीति सरगर्म है। यह बयान कल नागरिक संहिता पर, समान नागरिक संहिता के ऊपर दिया गया था और कल ही हमने बताया था कि यह जल्दी थमने वाला नहीं, इस पर सियासी बयान आएंगे। अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोड को लेकर मध्य प्रदेश में बहस और तेज हो गई। आज कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। मसूद ने शिवराज सिंह चौहान के बयान को चुनावी जुमला करार दिया। मसूद ने कहा, चौहान का बयान मुस्लिम पर्सनल लॉ को ठेस पहुंचाने की कोशिश है। केवल जुमलेबाजी और चुनावी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है और सत्य से परे है, सच्चाई से बहुत दूर है। कांग्रेस विधायक सीएम के बयान का विरोध कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री का वो बयान क्या था। चलिए एक बार फिर आपको सुनाते हैं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में 2 विधान क्यों चलेगी? दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस कार्यक्रम में थे वो पेसा कानून को समर्पित था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अचानक समान नागरिक संहिता पर बोलना शुरू किया और ये बयान सामने आया। तो नागरिक शास्त्र हम सब ने पढ़ा है, थोड़ा बहुत जितने भी नॉलेज आप थोड़ी जुगाड़ेंगे या समेटेंगे, इसमें आपको याद आएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को कॉमन सिविल कोड के लिए प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया है। अब सवाल यहां ये उठता है कि कॉमन सिविल कोड है क्या? इसे थोड़ा सा विस्तार में जाकर समझने की आवश्यकता है। देश में ऐसे कानून हैं जो नागरिकों के निजी मामले को नियमित करते हैं, जैसे कि विवाह, तलाक, भरण पोषण, बच्चा गोद लेना, उत्तराधिकार। ये बड़े मामले होते हैं। जिस समय भारत का संविधान बनाया गया तब इन मामलों में भारत के सभी लोगों को उनके धर्म या जाति रीति रिवाज के अनुसार कानून मानने की छूट दी गई। वर्तमान में सभी संप्रदायों के लिए अपने अपने व्यक्तिगत कानून हैं, जैसे हिंदू समुदाय के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इसी तरह मुस्लिमों के लिए मुस्लिम विवाह तलाक अधिनियम 1939 है। इसी दिशा में सुधार करते हुए देश में एक वर्ग ये मांग करता है कि सभी के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार संबंधित एक कानून होना चाहिए और इसी को कॉमन सिविल कोड कहा गया है। लेकिन इस पर सहमति पहले भी बनना मुश्किल नजर आई है और वर्तमान दौर में भी इस पर सहमति बनती नहीं दिख रही है। विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी इसका खुलकर विरोध तो नहीं करती, लेकिन यह कहती है कि यह असल मुद्दों पर से ध्यान हटाने की सत्ता पक्ष की एक चाल है, चुनावी शिगुफा है। तो बीजेपी कहती है खुलकर बताएं आप इसके पक्ष में हैं कि नहीं। अगली खबर जो है वो राजधानी रायपुर से है, छत्तीसगढ़ से, जहां लाखेनगर इलाके में तनाव की स्थिति बनी। तनाव फैलने की वजह हनुमान भगवान जी की एक प्रतिमा का खंडित होना है। पूरा वाकया इस रिपोर्ट में जानिए। इस हनुमान मंदिर को देखिए। मंदिर और भगवान हनुमान की प्रतिमा खंडित है। लोगों में आक्रोश है और माहौल तनावपूर्ण है। ये तस्वीरें राजधानी रायपुर के लाखेनगर की हैं, जहां आज लोगों ने जमकर हंगामा किया। इसकी वजह थी कि लाखेनगर में हनुमान भगवान की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित किसने किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम अमले ने हनुमान प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो गईं। हम सब इसका पुरजोर विरोध करते हैं और अगर निगम ये बोल देगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है इसको वापस बनाने योग्य, तो हम सब हनुमान जी के सेवक यहाँ मौजूद है। हम स्वयं से आपस में एकत्रित करके इसका पुनर्निर्माण कराएंगे। लाखेनगर का ये हनुमान मंदिर कई सालों पहले बनाया गया था। मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। इस मंदिर में मंगलवार और शनिवार को हनुमान भक्त विशेष तौर पर पहुंचते थे। अब स्थानीय लोग कहते हैं कि वो चंदा जमा करके इस मंदिर की मरम्मत करवाएंगे। चलिए, फिलहाल जो स्थितियां और आगे जाकर गर्मा गर्म बहस वाली होती हैं, फिलहाल उस पर कंट्रोल पाया गया और उम्मीद करते हैं कि सहमति से, बातचीत से ही इसका समाधान भी जरूर खोजा जाएगा, बजाय किसी खराब भी माहौल के या इस पर बहस के। अगली खबर गुजरात से, जहां एक विवाद
ताजा विवाद सुर्खियों में आया। बीजेपी के स्टार प्रचारक फिल्म अभिनेता परेश रावल के एक बयान के बाद इस पर बवाल मचा। परेश रावल को आखिरकार अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ी, सफाई देनी पड़ी। ये ट्वीट परेश रावल का है जिसमें वो बंगाली समुदाय से माफी मांग रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि परेश रावल ने लिखा है, बंगालियों से उनका मतलब बांग्लादेशियों और रोहिंग्या से था। अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो माफी मांगता हूं। आप सोच रहे होंगे आखिर माजरा क्या है, चलिए आपको पूरा वाकया बताते हैं। गुजरात में चुनाव जारी है। परेश रावल बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं। बीते दिनों वलसाड़ में परेश रावल ने एक सभा में कहा था कि गैस सिलेंडर महंगे हैं, कभी ना कभी उनकी कीमत कम हो ही जाएगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन दिल्ली की तरह अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी आपके आसपास रहने लगे तो क्या होगा? गैस सिलेंडर का आप क्या करोगे? बांग्लादेशियों के लिए मछली पकाओगे? गुजरात के लोग महंगाई को सहन करेंगे, लेकिन पड़ोस के बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को नहीं। इस बयान पर हंगामा मचा और आखिरकार परेश रावल को बयान पर माफी मांगनी पड़ी, साथ ही इस पर सफाई भी देनी पड़ी। तो एक बार फिर से वैसा ही हुआ कि चुनावी माहौल में अपने पक्ष में रंग जमाने के लिए कुछ ऐसा कह दिया गया जो आगे जाकर कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा गया। परेश रावल एक चर्चित शख्सियत हैं, उम्दा अभिनेता हैं, लेकिन उन्होंने बंगाली समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा दी, सफाई दी, लेकिन एक पैंच फंसा हुआ है। जरा इस पर भी हम बात करते हैं। परेश रावल ने अपनी सफाई में कहा है कि बंगाली शब्द से उनका अर्थ रोहिंग्या या बांग्लादेशियों से था। परेश रावल का यह कहने का अर्थ है कि उनका मकसद घुसपैठियों से था। बीजेपी हमेशा से रोहिंग्या मुस्लिमों का मुद्दा उठाती आई है, घुसपैठ को गंभीर मुद्दा बताती आई है, और ऐसे में परेश रावल का बयान कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव में हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को हवा देता हुआ सुनाई पड़ता है, दिखाई देता है। परेश रावल ने कहा कि लोग रसोई गैस के बड़े दाम यानी महंगाई जिससे आप हम प्रतिदिन त्रस्त हैं उसको सहन कर सकते हैं, लेकिन रोहिंग्या को नहीं। ऐसे बयान का क्या औचित्य है? ये समझ से परे एक बड़े वर्ग को लगा। रोहिंग्या या घुसपैठियों की समस्या अलग है, निश्चित तौर पर गंभीर है, लेकिन महंगाई, रसोई गैस के दाम, ये भी आम लोगों की बड़ी समस्या है, प्रतिदिन की प्रॉब्लम है और हर व्यक्ति से जुड़ती है। इसको आप उससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये लोगों के जहन में सवाल आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज में लव जिहाद और धार्मिक कट्टरता फैलाने का एक और प्रकरण सामने आया। कॉलेज प्रशासन ने 6 शिक्षकों को 5 दिन के लिए कार्य मुक्त कर दिया है। यह पूरा घटनाक्रम क्या है समझना जरूरी, देखें आप। इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज में लव जिहाद और धार्मिक कट्टरता फैलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। बढ़ते विवाद को शांत करने के लिए लॉ कॉलेज के प्राचार्य ने 6 शिक्षकों को 5 दिन के लिए कार्य मुक्त कर दिया है। वहीं अब इस पूरे मामले में स्वतंत्र समिति से जांच का आश्वासन दिया गया है। मूवीज, पब, डिस्को वगैरह ले जाते हैं, कैफे ले जाते हैं, और सर उन्हें लेट नाइट्स मैसेजेस कॉल्स करते हैं और तरह तरह की इमोजीज भेजते हैं। तो वो 5 दिन के लिए उन्हें क्लास से रोक दिया है, बिल्कुल जब तक जांच रहेगी तब तक क्या नहीं है। दरअसल एबीवीपी को लगातार छात्र छात्राओं की शिकायत मिल रही थी कि कॉलेज में वर्ग विशेष के अध्यापक उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। छात्राओं को कॉलेज समय के बाद आसपास के कॉफी शॉप और रेस्टोरेंट में बुलाया जाता है। इतना ही नहीं, कक्षाओं में राष्ट्र विरोधी मानसिकता का प्रचार प्रसार किया जाता है। आरोप ये भी है कि ये शिक्षक अधिकांश समय धर्म विषय से जुड़ी बातें करते हैं और शुक्रवार को ये सभी शिक्षक नमाज पढ़ने चले जाते हैं, जिससे कॉलेज में पढ़ाई और दूसरे कामकाज प्रभावित होते हैं। तो शैक्षणिक संस्थाओं में लव जिहाद सुनने में ही गंभीर लगता है और इस मामले पर पूरी छानबीन और सही दोषियों के नाम सामने आने चाहिए, उन पर एक्शन दिखना चाहिए। एक और खबर पहले समझ लें, देख लें, सुन लें। इंदौर की ही खबर है। लव जिहाद का मामला सामने आया। अनवर नाम के युवक ने युवती से पहले दोस्ती की, इसके बाद रेप करके धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। यह मामला हीरानगर थाना क्षेत्र के गौरी नगर का है। पीड़ित युवती के मुताबिक पहले इंस्टाग्राम पर अनु नामक व्यक्ति से दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। कुछ दिन बाद युवती को पता चला कि वो जिसे अनु समझकर पहचानती है, दरअसल वो अनु नहीं, अनवर खान है, जिसने अपना नाम और पहचान छिपा रखी थी। पुलिस को शिकायत मिली, जिसके बाद दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में पुलिस ने प्रकरण को दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी अनु और अनवर को गिरफ्तार अब कर लिया गया है। इस पूरे मामले में भी पुलिस के ऊपर जल्द और सख्त कार्रवाई का दबाव है।
तो आपने यहां दो खबरें देखी और जिनका मिजाज तकरीबन आपको एक जैसा लग सकता है। दोनों घटनाओं के पीछे मजहबी कट्टरता ही नजर आती है। आखिर क्यों ऐसे वाकये इतनी सख्ती के बावजूद बार बार लगातार देश में सामने आ रहे हैं, जरा इसको भी हम डिकोड कर लें। पहली बात जो स्पष्ट तौर पर दिखती वो ये है कि देश में मजहबी कट्टरता का माहौल अनचाहे बढ़ता दिखा है। लगातार लव जिहाद जैसे वाकये सामने आकर इसे और भड़काते हैं। देश के हर कोने में ऐसे प्रकरण दिख रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि इन मामलों को गंभीरता से प्रशासन ले, सतर्कता बरती जाए। इस मामले में जो कॉलेज का था, इसमें छात्राओं ने शिकायत की, अच्छी बात है। कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा, ऐसा हम इस मामले में भी मानते हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन वक्त पर होना बहुत जरूरी है। साथ ही जागरूक नागरिक की भूमिका आपको हमको भी निभानी होगी, तभी ऐसे मामले में क्या अफवाह है, क्या सही है, और अफवाह पर अमल करते हुए हम कहीं आगे जाकर नुकसान अपना खुद का ना कर लें, इसका भी हमको ध्यान रखना है। इसीलिए सजग होने की आवश्यकता है। निश्चित तौर के ऊपर इस पूरे मामले में आगे जाकर के सख्त एक्शन की उम्मीद आप और हम करते हैं। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें दिखाया था कि एक MBA पास युवक जब किसी अनचाही शादी में पहुंचा या बिन बुलाए पहुंचा तो उसके बाद में उसके साथ क्या हुआ, उससे बर्तन धुलवा लिए। लेकिन ऐसे एक प्रकरण में बिहार के एक दूल्हे ने मिसाल कायम की, देखें आप। अनजानी शादी में घुसकर खाने की दावत उड़ाना बड़ा ही एडवेंचर का काम माना जाता है। पर बीते दिनों मध्य प्रदेश से एक ऐसा वाकया सामने आया जहां पकड़े जाने के बाद MBA की पढ़ाई करने वाले बंदे को सरेआम बर्तन धुलवाए गए। उसका वीडियो बनाकर वायरल भी किया गया। अब मालूम है तुम्हें खाना खाने की सजा क्या है? फ्री में खाना खाने की सजा क्या है? दो अच्छे से दो जरा। वहीं बिहार से भी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जहां युवक बिन बुलाए किसी शादी में घुस गया, लेकिन खाना खाने के पहले वो दूल्हे के पास गया और उसे अपनी व्यथा सुनाई। मतलब ऐसे चल रहा था वहाँ पे, तो हम सोचे क्या कि घुस के खा लेते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, बनाए नहीं थे। अच्छा। और इसके बाद दूल्हे ने ऐसी बात कह दी कि पूरा इंटरनेट उसकी वाहवाही कर रहा है। काम ना है आपको? हाँ, एकदम, बस यही बोलना था। अब अपना हॉस्टल के लिए भी लेते जाना। जब पब्लिक ने ये क्लिप देखा तो वो दूल्हे के फैन हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इंसानियत इसे कहते हैं। यूजर्स ने कहा कि दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। कुछ बिन बुलाए मेहमानों के शादी के खाना खाने पर उनसे बर्तन धुलवाते हैं, तो कुछ इस दूल्हे जैसे लोग भी होते हैं। बोलना था अब अपना हॉस्टल के लिए। चलिए, तो वाकई एक जैसे थे, लेकिन उदाहरण दो तरह के पेश किए गए। अब कौन सा सही कौन सा गलत ये भी हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन एक बात तय है कि नहीं भूलना चाहिए, शादी समारोह में बहुत सा खाना वेस्ट होता है। अगर वो किसी के पेट तक पहुंचता है तो क्या इतनी गलत बात है? कई सारे लोगों का यह तर्क है। न्यूज़ डिकोड में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के इस बुलेटिन में आप क्या देखना चाहते हैं या जो दिख रहा है उस पर आप क्या राय रखते हैं, हम तक जरूर पहुंचाएं। नमस्कार, शुभ रात्रि।